इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग डेटा की रिप्रेजेंटेशन, उनके अंदर जो कैलकुलेशंस हैं वो, उनकी इंटरप्रिटेशंस, उनके ग्राफ्स, चार्ट्स, वो सब कुछ पढ़ेंगे। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, डेटा की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा जो होता है ना वो आपके पास रैंडम होता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होता है। और जो ग्रुप डेटा होता है वो आपके पास एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होता है। सही है, रैंडम अनग्रुप डेटा की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आप पहली एग्जाम्पल देखेंगे कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं 157 -1 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं 0.5 3/2 -5 1 होल 7/30। सही है, तो ये हमारे पास रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है जिसको हम अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा जो है ना हमारे पास, ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम स्टूडेंट्स का है, एक कॉलम उनकी एज का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज का ये डेटा है। सही है, तो तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्लास कर लेते हैं, स्कूल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास में तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 18 है, पांच स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 19 है, सात स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 17 है और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी 21 है। ठीक है, ये शायद फेल वेल हुआ होगा इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा है। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप डेटा। ठीक है, कि ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारे पास डेटा है, इस तरीके से रैंडमली वैल्यूज नहीं लिखी हुई। ठीक है, अच्छा इसको भी अगर मैं अनग्रुप फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं आपको एक लिख के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन बच्चे हैं ना, जिनकी एज 18 है, तो मैं तीन बार यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली 18 लिख देता हूँ। सही है, पांच बच्चे हैं जिनकी 19 एज है। ठीक है, तो 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से सात बच्चे हैं जिनकी 17 है, 17 वाले बच्चे लिख देते हैं। ठीक है, और 21 वाला भी एक बच्चा है, एक ही है। सही है, तो ये हमारे पास ये जो हमारा ग्रुप डेटा था ना, ये अनग्रुप बन गया, ये रैंडम डेटा हो गया कि मैंने जो स्टूडेंट्स की एज थी उनको रैंडमली इस तरह से लिख दिया। सही है, तो ये बेसिकली फ़र्क है अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के अंदर। अब हम लोगों ने बात करना है सबसे पहले तो मीन मीडियन मोड रेंज ऑफ अनग्रुप डेटा। सही है, अनग्रुप डेटा जब आपके पास होगा तो आप उसके अंदर मीन मीडियन मोड और रेंज को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अनग्रुप डेटा मौजूद है 1 3 5 9 -2 -1 3 13 3। सही है, ये नंबर्स हैं। अब सबसे पहले तो मुझे इसका निकालना है मीन। ठीक है, सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। ठीक है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भाई मीन होता क्या है। सही है, निकालेंगे तो बाद में, पहले तो ये बात करते हैं कि मीन होता क्या है। मीन बेसिकली हमारे पास होता है एवरेज। ठीक है, जो हमारा नॉर्मली जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं बेसिकली वही मीन होता है। ठीक है, मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मीन को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक्स बार। सही है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि आप तमाम वैल्यूज का सम करेंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई 9, इन सब का जो सम करेंगे वो सम होगा। आप जब इनको डिवाइड कर लेंगे तो दैट विल बी योर मीन। ठीक है, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं ज़बान में। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने तमाम वैल्यूज़ का सम करना है, तो 1 + 3 + 5 + 9 +-2। प्लस माइनस का बड़ा ख्याल रखना है वरना आंसर गलत आ सकता है। +-1 +3 +13 एंड +3। सही है, ये हमारे पास हो गया सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वैल्यूज़ हैं, तो अपॉन 9। सही है जी, अब सम ऑफ वैल्यूज़ कर लेते हैं। 1 + 3 जो होता है 4, 4 + 5 होता है 9, 9 + 9 18, 18। और ये ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 - 2 16, और फिर ये प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा,
तो -1, देन +3 +13 और +3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, 34/9, सही है। 1 + 3 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 - 2 16, 16 - 1 15, 15 + 3 18, 18 + 3 18 + 13 31 एंड 31 + 3 इज 34। तो 34/9 आपका जो है ना वो मीन आ गया। इसको आप चाहें तो डेसिमल्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3.78, सही है। तो ये मेरा मीन आ गया या मेरा एवरेज आ गया। तो ये सिंपल सा तरीका था, ठीक है, अनग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करने का। अब हम बात करते हैं मीडियन की, ठीक है। मीडियन इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीडियन क्या होती है, हमारे पास मिडिल वैल्यू होती है, सही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल डेटा के बीच वाली वो वैल्यू होती है कि जिसके नीचे 50% डेटा होता है, सही है। वो वैल्यू जिसके पीछे 50% डेटा होता है और जिसके आगे भी 50% डेटा होता है, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू है। अब मीडियन को निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, अनग्रुप डेटा की, रॉ डेटा की, और दो मेथड्स हैं मीडियन के। तो इसको भी मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ, इसको भी मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। पहला मेथड हमारे पास है, अच्छा, दोनों मेथड्स के लिए ना आपके पास एक चीज़ लाजमी है कि आपका डेटा जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, सही है। तो पहले आपको दोनों मेथड्स के लिए पहले आपको अपना डेटा जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ अपने डेटा को अरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे छोटा नंबर जो है उससे स्टार्ट करेंगे, वो है -3, उसके बाद 1, फिर 4, फिर 5 और फिर 7, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब पहला मेथड तो ये है कि भाई मैं लेफ़्ट और राइट साइड से एक एक नंबर को कट करना शुरू कर दूँ, सही है। तो मैंने यहाँ से एक नंबर कट किया, यहाँ से एक नंबर कट किया, फिर यहाँ से एक नंबर कट किया और यहाँ से एक नंबर कट किया, ठीक है। मैं जब तक कट करूँगा जब तक मैं कटिंग मज़ीद नहीं कर सकता, सही है। मैंने एक नंबर को इस साइड से कट किया, एक इस साइड से, ठीक है। एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, फिर एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। अब मेरे पास सिर्फ बीच में एक नंबर रह गया, तो यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। और मिडल वैल्यू भी यही है, तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन, सही है। ये हो गई हमारी मिडल वैल्यू। दूसरा मेथड है कि आप ना फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है, आप उससे कर लें। पेंसिल चलना बंद हो गई थी, सही है। अच्छा जी, दूसरे मेथड पे थे हम, ठीक है। तो दूसरा मेथड था फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला हमारे पास है n+1 अपॉन टूथ टर्म, सही है। जहाँ पर n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपको n चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आप काउंट कर लें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 5 + 1 अपॉन टूथ टर्म,
तो 5+1 हमारे पास क्या होता है 6 एंड 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा आंसर हो गया, सही है। अब ये मीडियन नहीं है, सही है। मीडियन क्या होगा कि आपने अपने डेटा में जाना है, ठीक है, अरेंज डेटा के अंदर जाना है, सही है। तो यहाँ पर मैं पहले अरेंज डेटा लिख लेता हूँ, ठीक है। दोनों मेथड्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका डेटा अरेंज होना चाहिए, ठीक है। अब आपने अपने डेटा के अंदर जाना है और जो आपके लेफ्ट साइड से थर्ड वैल्यू पड़ेगी, थर्ड टर्म पड़ेगी, दैट विल बी योर मीडियन, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म ये हो गई, एक सेकेंड, ये वाली हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, और ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। तो जो हमारी थर्ड टर्म है, जो हमारी थर्ड टर्म है, दैट इज द मीडियन, सही है। तो अब देख लें आप, यहाँ से भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से भी आंसर हमारे पास 4 ही आ रहा है, सही है। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आया है, दोनों मेथड से 4 ही आंसर आया है, चाहे आप इस तरह कटिंग वाला कर लें या फिर आप ये n+1 वाला कर लें। अब मसला ये कि कटिंग वाला जो मेथड है ना, ये ज़्यादा बड़े डेटा के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर होंगे तो बैठ के काटते ही रहेंगे क्या, सही है। तो बेहतर है कि फिर हम फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। अगर हाँ डेटा थोड़ा सा ही है, 5-6 नंबर हैं, 10-12 नंबर है, तो फिर भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 नंबर आ गए, 200 नंबर आ गए, तो फिर क्या बैठ के काटते रहेंगे, ठीक है। तो फिर आप मेथड 2 जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, सही है जी। अच्छा, अब ज़रा अपनी दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल के अंदर भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला हमारा कटिंग वाला मेथड और दूसरा हमारा फॉर्मूले वाला मेथड। तो दोनों मेथड्स के लिए एक चीज़ ज़रूरी थी कि हम अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, -3, 1, 4, 5, 7 एंड 13, ठीक है, सही है। तो कटिंग के लिए क्या था कि मैं एक नंबर लेफ्ट साइड से काटूँ, एक राइट साइड से, फिर एक लेफ्ट से, फिर एक राइट से। अच्छा, अब मेरे पास ना बीच में 2 नंबर बच गए। अब अगर मैं इन दोनों को काट दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, सही है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने मीडियन के लिए ना मैं इन दोनों नंबर्स का एवरेज लूँ, सही है। अपने मीडियन के लिए मैं इन दोनों नंबर्स का एवरेज लूँ, टेक एवरेज फॉर मीडियन, सही है। यानी कि 4 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/2 विच इज़ 4.5। तो मेरा मीडियन क्या हो गया 4.5, ये हो गया मेरा मीडियन, सही है। अब इसी को दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। जो हमारा मेथड 2 था वो था n+1, n+1/2 टर्म वाला, सही है। तो सबसे पहले तो हमें n निकालना है। तो n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 + 1/2 टर्म, सही है। ये हो जाएगा 7/2 टर्म या 3.5 टर्म। अब बात ये 3.5 टर्म कौन सी है भाई, 3.5 टर्म होगी थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान में, ठीक है। तो थर्ड टर्म 4 है और फोर्थ टर्म जो है वो 5 है, इन दोनों के दरमियान में होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास 3.5 टर्म आ गई है ना, तो हमें लेना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज, ठीक है। थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा। तो थर्ड और फोर्थ टर्म हमारी क्या है, 4 और 5, तो इनका ले लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो जब आप एवरेज लेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा दोबारा से 4.5, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में ना जो बात नोटिस करने की थी वो ये थी कि आपके पास जब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है ना, तो आपके पास जो है वो एक ही मीडियन आएगा।
लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो जाएंगी तो फिर आपको बीच वाले दो नंबर्स का एवरेज लेना पड़ेगा। सही है। तो दोनों जगहों पे जो हमारे पास फर्क है ना, दोनों एग्जांपल्स में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो आपके पास सीधा सीधा मीडियन निकल के आ जाएगा। अगर आप कटिंग से करेंगे तो भी मीडियन आ जाएगा सीधा सीधा, अगर आप मेथड से करेंगे तो आपके पास वो पोजीशन आ जाएगी मीडियन की। ठीक है, मीडियन नहीं आएगा, मीडियन की पोजीशन आ जाएगी। फिर आप उस पोजीशन पे जाके देखेंगे जो भी नंबर होगा दैट विल बी योर मीडियन। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास थर्ड पोजीशन आ गई है मीडियन की। अब जब मैं थर्ड पोजीशन पे जाके देखूंगा अपने अरेंज डेटा के अंदर, अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा के अंदर, जब मैं उस टर्म पे जाके देखूंगा, उस पोजीशन पे जाके देखूंगा, तो वो नंबर मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ये होगा ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज में। लेकिन जब भी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो जाएंगी ना, फिर ये होगा कि हमारे पास बीच में दो नंबर बच रहे होंगे अगर हम कटिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों नंबर्स का एवरेज लेना पड़ेगा। और अगर हम टर्म वाले मेथड से करते हैं तो हमारे पास डेसिमल के अंदर टर्म आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3.5 टर्म आई है, और 3.5 टर्म का मतलब यह है कि मुझे थर्ड और फोर्थ टर्म का जो है वो एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि 3.5 टर्म जो है वो थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में होगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी थर्ड टर्म 4 है और फोर्थ टर्म जो है वो 5 है। तो मैंने 4 और 5 का एवरेज लिया तो मेरे पास मेरा मीडियन 4.5 आ गया। तो ये पूरा मीडियन का मामला था। सही है। अब बात कर लेते हैं मोड के ऊपर। ठीक है, मोड बहुत ही आसान है, मोड सबसे आसान है। ठीक है, मोड होता है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। पूरे डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, वो हमारा मोड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपनी पहली एग्जांपल की, तो यहाँ पर मेरे पास 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 4 एक बार आ रहा है। तो हमारा मोड क्या हो गया, 3। दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 1 एक बार आ रहा है, 2 2 बार, 3 2 बार और 4 एक बार। तो यहाँ पर हमारे दो मोड्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 एंड 3। सही है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, चारों नंबर एक एक बार आ रहे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास मोड है ही नहीं, नो मोड। ठीक है, तो मोड क्या होता है, हमारा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब बात करते हैं आखिरी चीज की, विच इज रेंज। रेंज होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सही है, मैक्सिमम वैल्यू पूरे डेटा के अंदर और मिनिमम वैल्यू पूरे डेटा के अंदर, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर रेंज। यहाँ पर मेरे पास डेटा गिवन है। ठीक है, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 13। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू वो है -3। सही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये रही, और मिनिमम वैल्यू ये रही। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो रेंज आ जाएगा। तो 13 माइनस -3, ये हो जाएगा 13 + 3, क्योंकि माइनस माइनस 3 हो जाता है, दैट विल बी 16। तो ये 16 क्या हो गया, हमारी रेंज आ गई। सही है, तो ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया अपना मीन मीडियन मोड अनग्रुप्ड डेटा के अंदर। सही है, रॉ डेटा के अंदर। अब ग्रुप्ड डेटा के मीन मीडियन मोड और रेंज पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा की ग्रुपिंग होती कैसे। सही है, ताकि थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके कि अनग्रुप डेटा को अगर मुझे ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाएगा। देखें, यहाँ पर मेरे पास अनग्रुप्ड डेटा या रॉ डेटा अवेलेबल है। ठीक है, ये डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द एज ऑफ पीपल एट अ जिम। ठीक है, एक जिम है, उसके अंदर लोग हैं, उनकी एज है ये। ठीक है, डेटा। अब अगर मुझे इस अनग्रुप डेटा की ग्रुपिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एज। एक मैंने कॉलम बनाया एज का, ठीक है, और एक मैंने कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड। सही है, कि एक डेटा आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। सही है,
अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि 21 एज के कितने लोग हैं जिम में, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली काउंट कर लूंगा। ठीक है, तो एक मुझे मिल गया 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4। कि हमारे पास हमारे डेटा के अंदर 21 4 बार आ रहा है। ठीक है, 21 4 बार आ रहा है, तो इस वजह से 21 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4। 25 की बात करते हैं, 1 2 3। सही है, 25 हमारे पास 3 बार आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यह है कि जिम के अंदर ना 4 लोग हैं जिनकी एज 21 है, 3 लोग हैं जिनकी एज 25। सही है, 4 लोग हैं जिनकी एज 21 है, 3 लोग हैं जिनकी एज 25। सही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये टेबल। 33 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और बस 3 है। 34 काउंट कर लेते हैं, 1 2। 41 एज वाले कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं। 52 वाले कितने हैं, एक ही है। और 58 वाले कितने हैं, 3 है। 52 वाले 3 है, मैंने 2 52 मिस कर दिए। सही है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हमारा अनग्रुप डेटा था ना, इसकी ग्रुपिंग हो गई। सही है, इसकी ग्रुपिंग हो गई कि मैंने यहाँ पर लिखी एक कॉलम एज का बना लिया और एक बना लिया उसकी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो 21 हमारे पास हमारे डेटा में 4 बार था, तो इसका मतलब है कि 21 एज के 4 लोग हैं जिम के अंदर। ठीक है, 52 एज के 3 लोग हैं, 58 एज के 3 लोग हैं, 34 के 2 लोग हैं। सही है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा हमारा ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड। सही है, कि एक डेटा हमारे पास अब हमारे पूरे ग्रुप के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग की टाइप्स के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ना दो तरह की बेसिकली ग्रुपिंग होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास ग्रुपिंग डिस्क्रीट और एक होती है क्लास इंटरवल्स वाली। ठीक है, अच्छा, अब डिस्क्रीट ग्रुपिंग क्या होती है, डिस्क्रीट ग्रुपिंग बेसिकली ये होती है जो मैंने अभी ऊपर की है। सही है, इसको कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट करते हैं। सही है जी, ये हमारी है डिस्क्रीट ग्रुपिंग। और इंटरवल्स वाली ग्रुपिंग कौन सी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्लास इंटरवल्स वाली ग्रुपिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है कंटिन्यूस और एक होती है नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, क्या होती है अभी बताता हूँ, अभी ग्रुपिंग करके दिखा रहा हूँ। एज का कॉलम, फ्रीक्वेंसी का कॉलम, एफ लिख रहा हूँ खाली फ्रीक्वेंसी के लिए, ये वाला एफ। सही है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं इस तरीके से एज नहीं लिख रहा, बल्कि मैं कहता हूँ 21 से लेके 30 तक के एज वाले मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, फिर 30 से लेके 40 तक के ग्रुप वाले मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, फिर 40 से लेके 50 तक वाले एक तरफ, और फिर इसी तरीके से 50 से लेके 60 तक के ग्रुप वाले एक तरफ लिख रहा हूँ। सही है, ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये हमारे कहलाते हैं क्लास इंटरवल्स, कि मैंने ना सिंगल सिंगल लिखने की बजाय रेंज बना दी। ठीक है, अब मुझे बताएं 21 से 30 तक की एज वाले लोग कितने होंगे, तो हमारे पास वो होंगे 7। हमारे पास होंगे 7 लोग। 7 लोग कैसे, कि भाई 4 21 साल वाले और 3 25 साल वाले, ये दोनों, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इस रेंज में फॉल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ कि 30 से 40 तक की एज वाले लोग कितने हैं, तो हमारे पास 33 34 दोनों इसी रेंज में आएंगे, तो हो जाएंगे 5। ठीक है जी, अब मैं अगली रेंज की बात करता हूँ। अगली रेंज है हमारी 40 से 50 तक। सही है, तो 40 से 50 तक की रेंज में हमारे 41 52 वाले नहीं, 52 वाले नहीं, सिर्फ 41 वाले ही आएंगे।
और 50 से 60 वाली रेंज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 52 और 58 दोनों आएंगे। सही है जी। तो अब इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं भाई। 7 लोग हैं जिम के अंदर जिनकी एज 21 से 30 के दरमियान है। 5 लोग हैं जिनकी एज 30 से 40 के दरमियान है। 3 लोग हैं जिनकी एज 40 से 50 के दरमियान है और 6 लोग हैं जिनकी एज 50 से 60 के दरमियान। ठीक है, ये हमारे पास बन गए क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अच्छा कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूस का बेसिकली मतलब होता है कि जहां एक क्लास खत्म होती है ना, अगली वहीं से स्टार्ट होती है। कि अगर ये वाली क्लास 30 पे खत्म हो रही है तो दूसरी 30 से स्टार्ट हो रही है। ये वाली 40 पे खत्म हो रही है तो ये 40 से स्टार्ट हो रही है। ये वाली 50 पे खत्म हो रही है तो ये 50 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। सही है कि एक क्लास जहाँ खत्म हो रही है ना, अगली वहीं से ही स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ नॉट कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स की, तो वो क्या होते हैं वो भी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला इंटरवल है 21 से 30, दूसरा मैं बना रहा हूँ 31 से 40, फिर 41 से 50 और फिर 51 से 60। सही है। अच्छा, अब मैं ज़रा एजेस लिखना स्टार्ट करता हूँ। 21 से 30 के दरमियान वाले कितने लोग हैं जिम के अंदर? तो वो 7 ही होंगे। 31 से 40 के दरमियान 5, 41 से 50 के दरमियान 3, उसके बाद 51 से 60 के दरमियान 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें और इसमें एक फ़र्क ये है कि एक क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, अगली क्लास वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, एक क्लास जहाँ ख़त्म हो रही है ना, अगली क्लास वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। ये 30 पे ख़त्म हो रही है, ये 31 पे स्टार्ट हो रही है। ये 40 पे ख़त्म हो रही है, ये 41 पे स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास होते हैं क्लास इंटरवल्स दैट आर नॉट कंटिन्यूस। सही है, तो ये हमारे पास फ़र्क था कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के अंदर। सही है, तो ये बेसिकली दो तरीके की ग्रुपिंग्स थी, एक डिस्क्रीट और एक क्लास इंटरवल्स वाली ग्रुपिंग। सही है, तो होपफुली अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अब हम बात कर लेते हैं मीन मीडियन मोड रेंज ऑफ ग्रुप डेटा की। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब काउंटेबल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रीट वैल्यूज। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, नंबर ऑफ फिल्म्स वॉच्ड और फ्रीक्वेंसी। सही है, ये मैंने आपके पास पेपर से उठाया टेबल। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास जीरो जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 की 4 है, 5 की 1 है। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास ग्रुपिंग हुई हुई है ना, डिस्क्रीट ग्रुपिंग, ये किस डेटा की हुई हुई है? यानी कि अगर मैं इस डेटा को अनग्रुप कर दूं या रॉ डेटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? तो वो बेसिकली इस तरह होगा कि जीरो की फ्रीक्वेंसी 5 है ना, तो इसका मतलब है जीरो 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसका मतलब है कि 5 एक बार लिखा हुआ है। इसी तरह 1 2 बार, 2 3 बार और 3 5 बार लिखा हुआ है, 4 जो है वो 4 बार लिखा हुआ है। सही है, बेसिकली ये है वो डेटा जिसकी आपको ग्रुपिंग करके इस टेबल में दिया हुआ। सही है, अब अगर मैं बात करूं कि भाई हमें मीन मीडियन मोड और रेंज निकालना है इस ग्रुप डेटा के, तो वो किस तरीके से करेंगे ये आए देखते रहे। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, हमारे पास जो हमारा ये वाला कॉलम है यूनिक वैल्यूज वाला, ये कॉलम है एक्स का। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है वो ज़ाहिर है वो एफ का कॉलम है। ठीक है, और एक नया कॉलम हम लोग बनाएंगे जो कि होगा एफ एक्स का कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हम लोग बनाएंगे। एफ एक्स वाले कॉलम के अंदर आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जाहिर सी बात। सही है, तो 0 5 जार, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये यहाँ से मिटा देता हूँ। एफ एक्स का कॉलम जिसमें एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा। सही है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0,
1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारी किसकी हो गई, एफ एक्स की वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, मीन का फॉर्मूला मैंने लिखा है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, ये जो साइन है ना बेसिकली, इसका मतलब है कि भाई एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है ना उन सबको सम कर दो। ठीक है, एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको सम कर दो, इन सबको ऐड कर लो आपस में। सही है, ये होता है इस साइन का मतलब। और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे समेशन ऑफ एफ, इसका मतलब है कि भाई फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको सम कर दो। सही है, उन सबको सम कर दो, उन सबको ऐड कर दो। तो ये जो हमारे पास साइन है ये क्या है, समेशन ऑफ। ठीक है, इसको सम ऑफ भी बोलते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। सही है, तो मुझे अपना फॉर्मूला बस अप्लाई करना है मीन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है सबमिशन ऑफ एफ एक्स, तो यानी कि एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका सम 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 5। ठीक है, और जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास एफ़ की हैं उसका भी हमें सम करना है, 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1। सही है, ये सारा सम हो गया एफ़ की वैल्यूज़ का। अब इनको बस सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 6 इज़ 12, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 16 होता है 43 और 43 प्लस 5 होता है 48। तो ये हो गया 48 अपॉन 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19 और 19 20। ठीक है, तो 48 अपॉन 20 आंसर हो गया। इसको डेसिमल्स में लिखना चाहें तो 2 अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो 2 अपॉन 4 हमारा क्या आ गया, इस ग्रुप डेटा का मीन आ गया। सही है, आसान था बड़ा। सही है, बेसिकली ये फॉर्मूला वही है कि सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वगैरह इन्वॉल्व हो गई है, वही वही बात है। सही है जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं आगे हम मीडियन के ऊपर। इसी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। सही है, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन हमारे पास मिडिल वैल्यू होती है, यहाँ पर भी मिडिल वैल्यू ही होगी, मीडियन की डेफिनेशन नहीं चेंज हो जाएगी अनग्रुप डेटा में आके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि है n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। अच्छा, अब यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि हम n की जगह ना f लेंगे, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो हमारी तमाम फ्रीक्वेंसीज का जो सम था दैट वाज 20, हमने भी ऊपर निकाला भी था। तो 20 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाता है 21 अपॉन 2 जो कि होता है 10.5 टर्म। ठीक है, 10.5 टर्म का क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमें लेना है 10th और 11th टर्म का एवरेज। सही है, 10th और 11th टर्म का एवरेज लेना है। तो पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमारी 10th और 11th टर्म है क्या। सही है, देखें बात यह है कि जीरो हमारे पास आ रहा था 5 बार। एक सेकंड,
ज़ीरो हमारे पास आ रहा था 5 बार, 1 आ रहा था 2 बार, फिर 2 आ रहा था 3 बार, फिर 3 आ रहा था 5 बार। सही है, मैंने अनग्रुप फॉर्म में ऊपर लिख के दिखाया था। तो जो हमारी 10th टर्म है वो क्या होगी भाई, पहली 5 टर्म्स तो ज़ीरो हो गई, उसके बाद 6th और 7th टर्म जो है वो 1 हो गई, ठीक है। फिर 8th 9th और 10th टर्म 2 है। सही है, तो हमें हमारी 10th टर्म तो पता चल गई 2। अच्छा जी, 10 टर्म्स यहाँ तक हो गई। 11th टर्म हमारी क्या है, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 5 बार 3, तो 11th टर्म हमारी क्या है 3। तो 11th टर्म भी मिल गई। इन दोनों का आप एवरेज ले लेंगे, तो 2 + 3 इज 5, 5/2 इज 2.5, तो 2.5 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। सही है, 2.5 हमारा मीडियन हो गया। तो ग्रुप डेटा के अंदर ना मीडियन इस तरीके से निकालते हैं। सही है, यह काम वही हुआ है, बस यहाँ पे क्योंकि ग्रुपिंग हुई हुई है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंसान को समझने में कि भाई क्या लिखूँ। सही है, कि जो टर्म्स मैंने आइडेंटिफाई की थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पहली 5 टर्म ज़ीरो हैं, 6th और 7th टर्म 1 है, फिर जो हमारे पास अगली 2 टर्म्स हैं, अगली 3 टर्म्स हैं वो 2 है, फिर अगली 5 टर्म्स जो हैं वो 3। सही है, तो 10th टर्म तो हमारी यहीं पे आ गई थी 2, और 11th टर्म हमारी कहाँ आई थी, 3 आई थी। ये हो गया मीडियन। मोड की बात करते हैं, तो मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक तो ज़ीरो की है और दूसरी 3 की है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने मोड्स होंगे, 2, 0 और 3। सही है, सबसे ज़्यादा बार हमारे डेटा में 0 आया है और उसके बाद 3 आया है। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे मोड्स हो गए। रेंज की ज़रा बात कर लेते हैं। रेंज हमारे पास क्या होता था, हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस दी मिनिमम वैल्यू। तो अब मुझे बताएं, इस पूरे डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है 5 और मिनिमम क्या है 0। तो 5 माइनस 0, तो आंसर विल बी 5। ये आपकी आ गई रेंज। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड, जहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हों। अच्छा, अब अगर क्लास इंटरवल आ जाए तो क्या करें। ठीक है, देखिए क्लास इंटरवल के लिए ना मेथड यही है, चाहे क्लास इंटरवल्स आपके पास कंटिन्यूस आए या नॉन कंटिन्यूस आए, मेथड यही है, मेथड एक ही है। ठीक है, अच्छा अब मीन का फॉर्मूला हमारे पास था समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ये तो हो गया हमारा एफ। ठीक है, हमने ऊपर जो एक्स लिया था ना, वो हमारी वैल्यूज़ को लिया था। ठीक है, एक्स हमारी बेसिकली वैल्यूज़ ही होती है। सही है, लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल वैल्यूज़ नहीं गिवन, बल्कि इंटरवल्स गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स का कॉलम ना खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसे बनाएंगे कि हम इन इंटरवल्स का ना मिड पॉइंट लेंगे। सही है, मिड पॉइंट लेंगे। मैं कॉलम बना देता हूँ। सही है जी, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे अपना मिड पॉइंट। एक्स जो कि होगा हमारा। सही है, तो अब 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है, यानी कि 0 और 10 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 5। ठीक है, अगर आप इस तरह मैनुअली नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करें, डिवाइड बाई 2 कर दें, तो 5 आ जाएगा। सही है, 10 + 40 करें, डिवाइड बाई 2 कर दें, क्या हो जाएगा 25।
सही है, मैनुअली नहीं कर सकते तो इस तरह कर लें, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें, मिड पॉइंट आ जाएगा 25। 40 और 60 का मिड पॉइंट क्या होगा? 50। 60 और 90 का 75। 90 और 120 का 90 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 करें तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 2, 110। 105, सॉरी। सही है जी। तो ये हमारा कॉलम हो गया एक्स का। ठीक है, तो हमारे पास एफ और एक्स का कॉलम आ गया। अब हम अपना बनाएंगे एफ एक्स वाला कॉलम। सही है। ओ वाह, कलर्ड हो गया। अच्छा जी, अब एफ एक्स वाला कॉलम बनेगा। ठीक है, एफ एक्स में क्या कर रहे थे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा एफ, ये हमारा एक्स। ठीक है, तो क्लास इंटरवल के अंदर हमें एक्स के लिए ना मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हर इंटरवल के, तो हमारा एक्स वाला कॉलम आएगा। तो अब 4 इंटू 5 20। सही है। 7 मल्टीप्लाई बाय 25 175। 8 मल्टीप्लाई बाय 50 400। 24 मल्टीप्लाई बाय 75 1800। और 17 मल्टीप्लाई बाय 105 1785। सही है, ये हमारा एफ एक्स वाला कॉलम आ गया। अब हमने सिंपल अपने फॉर्मूले में डालना है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, कि एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको आपस में ऐड कर देना। तो 20 प्लस 175 प्लस 400 प्लस 1800। ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड कर देना। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में डालते हैं। 20 प्लस 175 प्लस 400 प्लस 209 अपॉन 3 आ रहा है। डेसिमल्स में लिखना चाहें तो 69.67। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मीन। सही है, ये हो गया मीन। अच्छा, मीडियन के अंदर क्या होगा कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे ना, तो हमारे पास मीडियन क्लास होगी। सही है, पूरी एक क्लास होगी मीडियन की। सही है, एक वैल्यू नहीं होगी, पूरी क्लास हमारी मीडियन है। सही है, तो फॉर्मूला वही है, एफ प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ हमारा कितना है, 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 17 60। 60 प्लस 1 अपॉन 2। 61 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30.5 टर्म। ठीक है, 30.5 टर्म। इसका मतलब है, कि 30th टर्म प्लस 31st टर्म, इनका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो हमारी 30th और 31st टर्म कौन सी है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा।
4 प्लस 7 11, ठीक है, तो 11 टर्म्स यहाँ तक हो गई, प्लस 8 19 टर्म्स यहाँ तक हो गई। उसके बाद जब आप 19 में प्लस करेंगे ना 24 को, तो ये हो जाएगा 43। तो यानी कि हमारी जो 30 और 31st टर्म है वो दोनों टर्म्स कहाँ लाई करेंगी, इस क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके पास 19 टर्म्स तो यहाँ तक बन गई, ठीक है, 19 टर्म्स यहाँ तक बन गई। उसके बाद आपकी बाकी की 43 तक की टर्म्स सारी की सारी इस वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रही हैं। तो आपकी जो मीडियन क्लास हो जाएगी दैट विल बी 60, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, मीडियन क्लास, ठीक है। मोड के अंदर भी क्या होगा कि मोड नहीं होगा बल्कि मॉडल क्लास होगी पूरी, सही है। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, वो भी इत्तेफाक की बात है कि यही है, सही है। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो भी यही है, मीडियन एंड मॉडल क्लास, ठीक है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ दी मॉडल क्लास, तो वो भी इत्तेफाक से यही वाली क्लास है कि 24 फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस क्लास के अंदर जो टाइम जो नंबर्स लाए कर रहे हैं ना वो 24 बार आ रहे हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल के अंदर, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ दी मॉडल क्लास। अब हमने जितना कुछ भी पढ़ा है ना उसको मैं यहाँ पर ज़रा समराइज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने बात की कि डेटा की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है अनग्रुप्ड और एक है ग्रुप्ड, सही है जी। ग्रुप्ड डेटा के अंदर हमारे पास मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है क्लास इंटरवल्स। और फिर क्लास इंटरवल्स भी दो तरीके के हैं, एक कंटिन्यूस और एक है नॉट कंटिन्यूस, सही है। अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो मैं सम अपॉन नम लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। मीडियन का फॉर्मूला है n+1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। और मोड तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है तो उसको छोड़ देते हैं, उसका तो कोई फर्क नहीं, सही है। मोड हमारे पास क्या है, मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, सही है। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस दी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं ज़रा ग्रुप डेटा की। अब ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है ना वो तो दोनों के लिए बराबर है, सही है, चाहे आपके पास डिस्क्रीट हो चाहे आपके पास क्लास इंटरवल्स हो, दोनों में हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ है, ठीक है। लेकिन क्लास इंटरवल्स में आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, सही। उसके बाद मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन जो है उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ f+1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। और मोड जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, रेंज वही मैक्सिमम माइनस मिनिमम है, सही है। एक चीज़ जो क्लास इंटरवल्स के लिए पता होनी चाहिए हमें वो ये थी कि x इज़
द मिड पॉइंट। सही है। यानी कि ये जो फॉर्मूले में हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ है, इसमें जो एक्स है ये हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हमें एक नया कॉलम इसमें बनाना पड़ेगा, जबकि डिस्क्रीट के लिए कोई नया कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है जी। ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास मोड नहीं होता क्लास इंटरवल्स वाले में, बल्कि क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। मोड मॉडल क्लास फॉर इंटरवल्स। सही है जी। तो ये मैंने समराइज़ कर दिया अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको।